हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ यूपी टेट की सीटीपी सब्जेक्ट को लेकर। और आज जो सीटीपी सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, इसमें टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी, चाहे वो यूपी टेट से संबंधित हो, सी टेट से संबंधित हो, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें हम हमेशा कोशिश करते हैं कि टॉप 30 क्वेश्चंस को लिया जाए और ऐसे क्वेश्चन हो जो आपको एक सेशन में या एक सब्जेक्ट में, अगर पैडागॉजी नहीं है, पैडागॉजी को छोड़कर सब्जेक्टिव की बात करी जाए, तब भी आप उसका 30% आप उसका ले जाए। ठीक है, तो आज बात करी जाएगी, जैसा कि आप थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज हम लोग बात करेंगे खासकर बहुत ज़्यादा जो यूपी टेट इस बार जो सी टेट हुआ है उसमें आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था क्वेश्चन पियाजे साहब पे, वाइगोत्स्की साहब पे और आपके जो है कोहलबर्ग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं तीनों लोगों पर, या थॉर्नडाइक साहब, जैसा कि पहला प्रश्न आप देख ही रहे हैं खुद, तो ऐसे ही संबंधित प्रश्न हैं जो आपको एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होती है उसको दूर करने में मदद करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को, क्योंकि सीडीपी पैडागॉजी थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, क्योंकि समझने की बात होगी, टाइम टेकिंग वीडियो होगा, बने रहें अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन आपके थॉर्नडाइक साहब का है, जो सीखना, लर्निंग पर और जो बुद्धि का सिद्धांत दिया इन्होंने, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार है। ठीक है, व्यक्तित्व के ऊपर, चाहे वो पैडागॉजी, हम किसी भी सब्जेक्ट की पैडागॉजी पढ़ें, अगर व्यक्तित्व की बात होती है तो जो भी मनोवैज्ञानिक रहे हैं, चुनिंदा मनोवैज्ञानिकों को छोड़कर, जो ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, या विद्यालय में जो प्रत्येक स्टूडेंट हैं, शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वो अगर 20 हैं तो 20 प्रकार के होंगे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलेगा नहीं, ना ही उनके विचार मिलेंगे, ना ही व्यवहार मिलेगा, ना ही सीखने के तरीके। तो इस तरह से व्यक्तित्व का वर्गीकरण हुआ है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपनी राय रखी है। तो इन्होंने किस आधार पर बांटा है थॉर्नडाइक साहब ने व्यक्तित्व को? शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और वृद्धि, चिंतन और कल्पना। तो देखिए, थॉर्नडाइक साहब शरीर के गठन, कहने का मतलब है अभिवृद्धि पे बात नहीं करते हैं, शक्ल सूरत पे बात नहीं करते, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, मौलिकता की बात सभी लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादा जोर थॉर्नडाइक साहब ने जो दिया है, पहले क्वेश्चन के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन सही होगा। इन्होंने सबसे ज़्यादा बात कही है चिंतन और कल्पना पर। व्यक्तित्व को बांटा है इन्होंने चिंतन और कल्पना पर। और वो व्यक्तित्व के वर्गीकरण में कौन सा सिद्धांत रहा है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ आपके अगर कुछ कन्फ्यूजन दूर होगी तो कुछ कन्फ्यूजन आपको लेके भी जाना है यहाँ से। क्योंकि जब तक आप बुक से या यूट्यूब से, ऑनलाइन क्लासेस जहाँ से भी पढ़ते हैं, आप खुद से चीज़ों को ढूंढना नहीं शुरू करेंगे तो आप एक बेहतर स्टडी नहीं कर सकते। तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से बुक से पढ़िए, नोट से पढ़िए, आपको बहुत अच्छी चीज़ें, एक चीज़ को ढूंढने के बदले बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए कि क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब ने दिया है, उसी से संबंधित है ये भूलने का सिद्धांत। यहाँ पे लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको इस चीज़ को रट लेना है कि क्या बात है। इसके बारे में डिटेल में बात होगी, जैसे सीखने का पठार, ठीक है, इसके बारे में बात होती है, यहीं से संबंधित है ये प्रश्न। तो ये अलग टॉपिक है, इस पर डिटेल में बात की जाएगी। प्रश्न देख लेते हैं कि ऑप्शन देखते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, कंपटीशन की बात हो रही है, प्रतीपकारी, प्रतिबोधित, प्रतिच्छादित। तो दूसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। भूलने का सिद्धांत जो है वो है प्रतिपकारी सिद्धांत। आगे देखते हैं, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया? प्रयोग किस पर किया था? खरगोश पर, चूहे पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर। तो देखिए, पावलोव साहब की बात, ये कंडीशंस के हिसाब से कंडीशनल थ्योरी इन्होंने दी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके
जो है सिद्धांत के रूल्स पूछ लिए जाते हैं, एज पूछ लिए जाते हैं, नाम पूछ लिए जाते हैं। और जिस तरह से आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये बहुत ही पुराने टाइप का क्वेश्चन है। फिलहाल बहुत ही रेयर केस में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले होंगे। अगर आपने सीटेट का इस बार एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको खुद लगा होगा कि इस बार एग्ज़ाम के लेवल किस प्रकार के थे। तो पावलोव साहब की बात करी जाए, इन्होंने जो प्रयोग किया था वो प्रयोग किया था कुत्ते पर। इन्होंने कुत्ते को एक पिंजरे में बंद कर दिया था और एक घंटी ली थी और एक जो है आपका UCS, ये इसी की बात करते हैं, ठीक है। तो और एक रोटी रहती है और घंटी बजाने पे पहले उसी तरह रोटी दी जाती है, फिर घंटी बजाने के बाद रोटी दी जाती है। तो जो है कुत्ता है वो सीख लेता है कि घंटी बज गई है तो अब रोटी हमें मिलेगी। तो इस तरह से उसका जो लार टपकता है वो आपका इस तरह से अनकंडीशनल और कंडीशनल, ये सारी बातें होती हैं। एक डिटेल चर्चा है इन पर, कभी बात की जाएगी, बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा। आगे इनसे संबंधित बहुत प्रश्न हैं। तो पियाजे के अनुसार बच्चों के चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। और किस प्रकार से पूछेगा ये उस टाइम जब हम एग्ज़ाम के टाइम बैठेंगे उस टाइम डिपेंड करता है। लेकिन ये प्रश्न पूछा जाता है, घुमा के पूछा जाता है, प्रश्न बदल के पूछे जाते हैं, ऑप्शन बदल दिए जाते हैं, लेकिन कहने का तरीका मतलब वही होता है, ताकि आपको कन्फ्यूजन किया जा सके दैट टाइम जब आप एग्ज़ाम के टाइम में बैठे हों। तो मात्रा और प्रकार में, आकार और मूर्तपरकता में, प्रकार और मात्रा में, आकार और किस्म में। तो देखिए जो बच्चे हैं वो वयस्कों से किस प्रकार से चिंतन करते हैं वो तुलना की जा रही है यहाँ पे पियाजे साहब के अनुसार। तो पियाजे साहब कहते हैं कि जो बच्चे हैं वे वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, ठीक है। किसमें? प्रकार में भिन्न होता है। जैसे कि वयस्क लोग चिंतन करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स पे, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। और भी बहुत से मोटिव हो सकते हैं जो है तर्क करने के, लेकिन बजाय मात्रा के। तो मात्रा जो है उनकी उतनी ही होती है जितना वयस्क एक नॉर्मल व्यक्ति जितना सोचता है, जितनी मात्रा में चीज़ों को सोचता है, उसी तरह से एक बच्चा भी उसी मात्रा में चीज़ों को सोचता है। तो मात्रा में अलग नहीं होता है बल्कि प्रकार में अलग होता है। वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, बच्चा जो है वो कल्पना करता है, लेकिन वो भी क्या करता है, एक प्रकार से तर्क ही करता है अपने माइंड में। जैसे कि बच्चा कार्टून देख रहा है तो वहाँ पे वो उन कार्टून को अपने हिसाब से रख के देखता है। वो ये अनुभव करता है कि जो उसमें फिगर्स दौड़ रहे हैं वो मैं हूँ या मैं दौड़ा रहा हूँ। इस तरह से उनकी जो है क्रिएटिविटी बढ़ती है, इस तरह से वो कल्पना करते हैं। तो ये रही चिंतन की बात। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की साहब बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है उनसे संबंधित और इससे भी अधिक टफ क्वेश्चन हैं आगे आपको मिलेंगे। ये बहुत ही नॉर्मल है जो आप कोई भी बच्चा आसानी से आंसर दे सकता है। और जो थ्योरी से संबंधित है वो भी आसानी से दिए जा सकते हैं उनके आंसर, अगर आप अच्छे से तैयारी किए हैं तो। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, रीइंफोर्समेंट, जिसका जो सिद्धांत है जो पुनर्बलन का सिद्धांत है, अगर डायरेक्टली कहें हिंदी में तो ये आपके हल साहब ने दिया है। तो वो जब कहते हैं वाइगोत्स्की साहब की पुनर्बलन जब दिया जाता है, रीइंफोर्समेंट जब दिया जाता है बच्चे को, तब परिपक्व होने से बच्चा सीखता है, अनुकरण करने से बच्चा सीखता है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वाइगोत्स्की साहब का जो कीवर्ड है, जिसको आप कीवर्ड कहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है पूछा जाता है। वैसे एग्ज़ाम के टाइम में जब सीटेट हुआ था उस टाइम में आप सभी लोगों को बताया गया था कि सीटेट में सबसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड क्या होते हैं, तो वो आप जाके ज़रूर देखें। वैसे अगर आपके पास टाइम हो तो वाइगोत्स्की साहब का जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है। जहाँ सामाजिक अंतःक्रिया होगी वहाँ वाइगोत्स्की साहब सही होंगे। तो देखिए वो न ही रेनफोर्समेंट की बात करते हैं, न ही परिपक्व होने की बात करते हैं, न ही अनुकरण या इमिटेशन की बात करते हैं। वो बात करते हैं कि बच्चे तब ज़्यादा अच्छा से सीख सकते हैं जब वयस्क उनसे जो बड़े होते हैं, उनसे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी थोड़ी सी मदद करते हैं। तो वाइगोत्स्की साहब जो है कहते हैं कि बच्चे जो है वयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके चीज़ों को सीखते हैं। आगे देखिए, सीखना क्या है या लर्निंग क्या है? सीखने वाले के संवेग से प्रभावित नहीं होता, सीखने से छिड़ संबंध है, छिड़ मतलब कम, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। देखिए ये तीसरा ऑप्शन की बात करी जाए, अगर आप कोई चीज़ मान लीजिए आप अपने ऊपर एक बच्चे के हिसाब से ना देखिए, अगर आप खुद के ऊपर ये बात
लागू करके देखिए कि आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, जैसे कि आप आर्ट बनाना सीख रहे हैं पहली बार और आपको नहीं आ रहा है, तो वो आप संवेग उन पे प्रभावित होते हैं। संवेग जो आपके मैकडूगल साहब ने दिया है, ठीक है, जो है आपका मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत और अलग अलग प्रवृत्तियों के अलग अलग संवेग होते हैं, मैकडूगल साहब ने कहा है। तो जिस तरह से आप अगर आर्ट बना रहे हैं, तो आपको ये क्या लगता है कि आपने कोई आर्ट बनाया, आपके टीचर बनाए हैं और आप वो नहीं बना पा रहे हैं, तो वो आप कुछ ना कुछ संवेग वहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। आपको गुस्सा आ सकता है, आप क्रोध में कहेंगे कि अब नहीं बनेगा, फिर बाद में ट्राई करता हूँ, या कुछ भी मैंने बनाऊंगा ही नहीं, तो वो संवेग से संबंधित है। तीसरा वाला बिल्कुल ही गलत है। जो भी आप काम कर रहे हैं, सीखना आपके संवेग से संबंधित है, स्वतंत्र नहीं है, सीखने वाले के संवेग से प्रभावित होता है। तो देखिए, जो मैंने अभी अभी बात कही कि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, अगर सीखेंगे, सीख जाएंगे अच्छे तरीके से, तब भी आप मोटिवेट फील करेंगे कि हाँ मैंने कर लिया, मैंने बहुत कोशिश की थी और मैं कर लिया, अब अच्छा मैं बेहतर करूँगा। और उससे अगर आप नहीं सीख पाते हैं, तब भी आप संवेग प्रस्तुत करते हैं, एक क्रोध वाला, या थक जाते हैं, आप चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो वो एक प्रकार का संवेग है। चलिए आगे देखते हैं। पियाजे साहब आ गए। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किस की भूमिका महत्वपूर्ण है? किसकी? किसी एक पर्टिकुलर की, ठीक है, प्रभावित करने वाली, वो भी डेवलपमेंट की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, ये नहीं कि अभिवृद्धि की बात हो रही है, बात हो रही है डेवलपमेंट की। तो भाषा महत्वपूर्ण है डेवलपमेंट में, विकास, पुनर्बलन, भौतिक विश्व के साथ अनुभव या अनुकरण, इमिटेशन, ठीक है। तो पियाजे साहब के अगर आप सिद्धांत देखेंगे, जैसे कि उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया है, तो वो भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो किस प्रकार से बात करते हैं चीज़ों पर। तो सातवें के सही आंसर की बात कर ली जाए, तो वो ये बात कहते हैं कि बच्चा जो है अपने वातावरण से अधिक मनोवैज्ञानिक यही कहते हैं कि बच्चा जो है अपने वातावरण से, एक व्यक्ति जो है अपने वातावरण से बहुत कुछ अनुभव लेता है। तो तीसरा ऑप्शन सही है कि विकास प्रभावित होता है हमारे चारों तरफ से। जो हम अपने आसपास पड़ोस में देखेंगे, चीज़ें हम वही सीखेंगे और उन्हीं से प्रभावित होंगे और वही काम करने की कोशिश करेंगे जो हमारे आसपास पड़ोस में हो रहा है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसके बड़े भाई या बड़ी सिस्टर अगर अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो वो कोशिश करेंगे अच्छा देखते हैं। जैसे कि अगर आप ही बड़े हैं, अगर आप एजुकेशन हमेशा करते होंगे, तो आपके छोटे जो घर के परिवार के छोटे बच्चे होंगे, वो आपसे मोटिवेट होते होंगे कि भैया पढ़ते हैं या दीदी पढ़ती हैं, तो मैं भी ऐसा ही करूँगा, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो गया। आगे देखते हैं, पियाजे साहब का ही सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो तो हो चुकी। तो ये पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाले संज्ञानात्मक योग्यता है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। अमूर्त चिंतन की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब कहा है पियाजे साहब ने? ये पियाजे साहब के जो है स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं से संबंधित है। इन्होंने पहला दिया है आपका, यहीं पे मैं बता देती हूँ क्योंकि बार बार आएगा तो कोशिश वहाँ पे भी बात की जाएगी। यहाँ पे पहला है इंद्रिय जनित गामिक अवस्था, जिसको आप इंग्लिश में या इसको दूसरी भाषा में संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं और इंग्लिश में आप सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जो जन्म से 2 वर्ष होता है। और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या काल की बात हो रही है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष होती है, यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या जो है किस संज्ञान की तरफ आकर्षित होते हैं लोग, कौन सा संज्ञान सबसे ज़्यादा होता है? ऑप्शन वो आपका है कि लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। जैसे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करी जाए, तो इसमें ये कहा गया है, पियाजे साहब कहते हैं कि इस समय बालक आत्म केंद्रित होते हैं, ठीक है, खुद पर। वो बातें कहती कि इस दुनिया में या इस विश्व में, मेरे घर परिवार में, संसार में जो भी कुछ चीज़ है वो सिर्फ मेरे लिए है, ठीक है। तो ये बात है और उनका एक ही लक्ष्य होता है। अगर बच्चे ने कह दिया कि मुझे ये खिलौना चाहिए, यानी कि वो खिलौना चाहिए और वो किसी भी हाल में बच्चे को चाहिए। तो लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जिसे आप 2 से 7 वर्ष के बीच में रखते हैं, यानी कि पियाजे साहब जी रखते हैं, हमें तो सिर्फ पढ़ना है।
आगे देखते हैं, वाइगोत्स्की जी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, किससे सीखने को अलग नहीं किया जाता, लर्निंग से अलग नहीं किया जा सकता। क्या है वो? उसके सामाजिक संदर्भ से, अवबोध और अवधानात्मक प्रतिक्रियाओं से, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो देखिए 9वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो वाइगोत्स्की साहब, मैंने कहा कि हमेशा उनका सामाजिक अंतःक्रिया जहाँ होगी, समाज से आप मिले जुले होंगे, जहाँ पे बात होगी उस ऑप्शन का वो ऑप्शन सही होगा। और इस तरह से पहला ऑप्शन सही हो गया। वो कहते हैं कि सीखना जो है वो आपके समाज से, देखिए अभी अभी हम लोगों ने बात कही थी वाइगोत्स्की साहब की, वो भी और क्वेश्चन सेम यही था, बस उनके पूछने का तरीका यानी कि प्रश्न और ऑप्शन अलग अलग थे। बात यही कही जा रही थी और यहाँ पे भी बात वही कही जा रही है, बस पूछने का तरीका और ऑप्शंस अलग अलग है। वो एग्ज़ाम के टाइम में कम समय बचाने के लिए आप कितना फास्ट सीख सकते हैं, या आपने कितनी प्रैक्टिस सेटें लगाई हैं, कितनी मेहनत की हैं, चाहे वो यूट्यूब से पढ़ रहे हों, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, या खुद बुक से प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, वो आप अपने से हल कर रहे हैं, फिर आप अपने इम्प्रूवमेंट को देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा उस टाइम में, एग्ज़ाम के टाइम में आपको पता चलती हैं कि आपने कितनी मेहनत की है। आगे देखते हैं, रीइंफोर्समेंट की बात ये नहीं करते वाइगोत्स्की साहब। यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है, बच्चे अपनी समझ में विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन किसने दिया था? पावलाव, स्किनर, पियाजे और कोहलबर्ग। कोहलबर्ग है, वर्ग नहीं। तो 10वें के सही आंसर, ये फैक्ट है, फैक्ट आपको याद करने हैं क्योंकि ये डायरेक्टली एक लाइन उठा के दे देगा और कहेगा कि ये किसने कहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी रटनी है, आपको रटनी पड़ेंगी। थोड़ा सा एक जो है कीवर्ड होगा जिससे चीज़ें बदल जाती हैं, डेफिनेशन बदल जाती हैं, लोगों के कहने के मतलब वही होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन 10वें का सही हो जाएगा। पियाजे साहब ने कहा है कि जो बच्चे हैं वो विश्व की परिकल्पना खुद की नज़रों से करते हैं, और वो देखते हैं कि जिस प्रकार से इस टाइम सभी हमारे सामने सब कुछ हो रहा है, विश्व सभी हर जगह यही चीज़ हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे की समझ की बात होती है, ये पियाजे साहब ने कहा है। आगे देखते हैं, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है, यह अवस्था है। बाबू पंखवा बंद कर देते रहे। सोच अमूर्त, अमूर्त वो जो आपको दिखाई न दे, और मूर्त वो जो आपको प्रत्यक्ष दिखाई देती है, वो बात हो जाती है। तो यह अवस्था कौन सी है? ठीक है, 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष, या जन्म से 2 वर्ष। ये भी अमूर्त और मूर्त की बात जहाँ हो वो पियाजे साहब से संबंधित हो, और ये डेफिनेटली आपने सही पकड़ा कि ये पियाजे साहब से ही संबंधित प्रश्न है। तो 11 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए, बच्चा क्या है? अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव प्रत्यय से होती है बालकों की सोच, ठीक है। अमूर्त वो होती चीज़ें हैं जो आप कल्पना भी करें और वो सही हो, 85%, 80%, 95% चीज़ें सही हों। कल्पना आप तभी करेंगे जैसे आप एक टीचर बनना चाहते हैं, ये एक अमूर्त चिंतन है एक प्रकार का, लेकिन अभी वहाँ आप पहुँचे नहीं हैं, लेकिन ये अमूर्त चिंतन है, यानी कि आपको पता है कि ये चीज़ें होती हैं तभी आपने सोची है। लेकिन बच्चे जो हैं वो जो सामने दिखाई देता है उनके, जैसे कार्टून अगर बच्चा देख रहा है तो उस टाइम में उनको क्या लगता है कि कार्टून दिखाई दे रहा है, टॉम एंड जेरी का कार्टून चल रहा है, तो उसमें जो जीत रहा है, यानी कि अगर टॉम जीत रहा है तो मैं हूँ, जो जीतेगा वो मैं हूँ, या जेरी जीत रही है तो जो जीतेगा वो मैं हूँ। इस तरह से बच्चे की कल्पनाएं होती हैं, तो मूर्त अनुभव होता है और प्रत्यय से जुड़ी होती हैं। तो वो जो वर्ष हो जाता है आपका, वो हो जाता है आपका 7 से 12 वर्ष की अवस्था। और अभी अभी हम लोगों ने बात करी कि जो 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, या 11 वर्ष की अवस्था होती है, वो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जिसे आप मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था या वैचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे, जो 7 से 11 वर्ष होगी। बालकों में मूर्त चिंतन का विकास इसमें हो जाता है, वस्तुओं को पहचानने तथा उनका विभेदीकरण करने, उनको वर्गीकरण करने, उनको बांटने में, उनका नाम देने में वो सक्षम हो जाते हैं। आगे चलिए देखते हैं, बहुत सारे इनसे संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। देखिए जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है उन्हीं के नाम जो है वो अलग अलग हैं। वो किनके द्वारा पहचान की गई? हिलगार्डन द्वारा, स्टोर द्वारा, हरलॉग द्वारा, या पियाजे जी के द्वारा। तो 12 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो 12 का सही आंसर है, जिसके बारे में अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, जैसे कि संवेदी पेशी अवस्था, जिसको आप इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
बात हुई। स्थूल स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो बात हो जाती है। फॉर्मल या जो है अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज हो जाती है, वो जो है पियाजे साहब के द्वारा दी गई है। ट्रिक लगा लेते हैं और चलते हैं आगे। आगे देखते हैं जब वयस्क, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपने कई प्रैक्टिस सेट में, बहुत प्रैक्टिस सेट में देखे होंगे। तो जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, वयस्क की बात हो रही है और वो किसी के हेल्प से सामंजस्य कर लेते हैं, अनुकूलन कर लेते हैं अपने एनवायरमेंट में, तभी बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास। जैसे अगर कोई बच्चा है, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, जैसे कि दीदी भैया या जो भी, ये देश क्या होता है, तो अगर आप नहीं जानते रहेंगे कि देश क्या होता है तो आप कैसे बताएंगे, क्योंकि आपको तो खुद पता होना चाहिए। अगर आप, जब आप किसी चीज़ को तभी किसी व्यक्ति से पूछेंगे जब आपको लगेगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपसे ठीक है, जो आपको नॉलेज नहीं है उसके बारे में नॉलेज उनको अच्छा है, तभी तो आप अपने प्रश्न उनसे पूछेंगे। ऐसा थोड़ी कि ऐरा गैरा कोई भी होगा बैठा होगा, आप उनसे पूछ लेंगे कि भाई बताइए, आप कोई मैथ का इक्वेशन पूछ लिए या आपने पूछ ही लिया, वो किसी अन्य चीज़ की तैयारी कर रहा है, आपने पूछ लिया पियाजे के बारे में आप जानते हैं साहब, तो वो कैसे बताएंगे, है कि नहीं। तो वही है, बच्चा फंसा है किसी प्रदर्शन में, किसी चीज़ में फंसा है और फिर वयस्क क्या है, वयस्क के सहयोग से सामंजस्य कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीपस्थ विकास होगा, सहयोग देना, सहभागी अधिगम या सहयोगात्मक अधिगम हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर जो बात की जाए वो हो जाएगा 13 के पहले आंसर, समीपस्थ विकास। ठीक है, सहयोग देना वहाँ होगा जब वयस्क बच्चे का सहयोग करेंगे। ठीक है, बच्चे का सहयोग करेंगे, लेकिन यहाँ जब वयस्क खुद सहयोग से सामंजस्य, यहाँ वयस्क के बारे में ही बात करी जा रही है कि जो वयस्क है वो खुद थोड़ा सा सोच विचार के बता रहे हैं कि हाँ देश ऐसा होता है वैसा होता है, उनके अलग अलग एरियाज़ हैं, भौगोलिक क्षेत्र बांटे गए हैं, कुछ तरह से आप बच्चों को समझाएंगे इस तरह से तो आप समीपस्थ विकास की तरफ पहुँचेंगे। आप कुछ बच्चे को हिंट दे चुके हैं, तो ये वयस्क के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, और यही ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे आपकी क्या राय है 13वें क्वेश्चन के बारे में, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे देखते हैं क्या है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। उत्तर बाल्यावस्था देखिए, जो पूर्व बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है, या पूर्व किशोरावस्था है, उत्तर किशोरावस्था है, शैशवावस्था है, ये सारी चीज़ें हरलॉक जी ने कही है। और हरलॉक जी कहती हैं कि शैशवावस्था को उन्होंने सिर्फ 14 दिन यानी कि 2 हफ्ते का माना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर बाल्यावस्था यानी कि अगर हरलॉक साहब जी के बारे में बात कर ली जाए तो उनकी जो कैटेगरी है, उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में चीज़ों को बांटा है। बच्चों को के जो वर्ष, जो उनके ईयर्स हैं, उनके एजेस को अलग अलग स्टेजों में बांटा है। तो 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या है, द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। जब बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में होगा यानी कि 7 से 11 के लगभग में, ठीक है, जब अगर पियाजे साहब की बात कर ली जाए 7 से 11 नॉर्मली अगर हम रख लें तो आप उसको रख लेंगे कि 14 लगभग, क्योंकि 13-14 तक वो बात करती हैं बाल्यावस्था की। तो ये बात हो जाती है कि बच्चा द्रव्यमान, संख्या और उसका कितना क्षेत्र है, चीज़ों को समझने लगते हैं। आगे देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है क्या है। अध्यापिका द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायक के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, बच्चे अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसका आकलन नहीं किया जा सकता है, तो वाइगोत्स्की साहब के साथ ये सहयोग की बात, जहाँ बच्चा अंतः क्रिया कर पा रहा है, वो याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले, खुद से बच्चे स्वतंत्र हैं, चीज़ों को खुद से करके सीखना। आप जानते हैं करके सीखना पर जोर सबसे ज़्यादा किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तथा सहायक के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर, जैसे बच्चे को कुछ हमने बताया और उसके बाद बच्चा खुद कर रहा है, स्वयं कर रहा है, खुद से करके सीख रहा है, फिर वो अंतर करेगा कि जो मैम ने बताया या जो सर ने बताया उसमें और मेरे द्वारा किए गए कार्य में क्या अंतर है।
क्या प्रॉब्लम्स है कि सर की तरह या मैम की तरह मेरी चीज़ें नहीं बन पा रही या मैं उनकी तरह नहीं याद कर पा रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है। तो ये है आपका समीपस्थ विकास। बच्चा पहुँचते पहुँचते पहुँचा है लेकिन पूरी तरह से नहीं पहुँचा है, वो ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। वाइगोत्स्की साहब से ही संबंधित है। विकास अधिगम से स्वाधीन है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, विकास अधिगम का समानार्थक है, अधिगम एक विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। तो देखिए, अब अगर आप ध्यान से चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और ऑप्शन किस प्रकार से उलझा देता है। इसी प्रकार से सेम क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के टाइम में और हम इनको समझने में 2 से 3 मिनट 4 मिनट लगा देते हैं, और जब हमारा टाइम बहुत कम बचता है तो हमें जब जल्दी जल्दी चीज़ों को बिना क्वेश्चन ढंग से पढ़े, बिना ऑप्शन ढंग से पढ़े चीज़ों को चूज़ करनी पड़ती हैं, तो वहाँ पे हम कुछ पीछे रह जाते हैं। तो देखिए, 16 के सही आंसर या दूसरे ऑप्शन की बात कर ली जाए जो कि सही है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ठीक है ना। जो बच्चे हैं उनकी जो विकास अभिवृद्धि है वो प्रक्रिया, और वो बच्चा जो सीख रहा है उससे चीज़ें कंपेयर करेंगे तो आप पीछे रह जाती हैं, अगर वाइगोत्स्की साहब के हिसाब से बात करी जाए तो। ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशेष अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा? एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा। तो एरिक एरिक्सन ने जो दिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला है। जो वीएस करते हैं चीज़ों में वो बात करते हैं एरिक्सन साहब। एक अलग टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर भी कभी चर्चा की जाएगी, इनसे संबंधित भी प्रश्न आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह। 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो 4 विशेष अवस्थाओं की बात की है बौद्धिक विकास के बारे में, संज्ञान के बारे में, जो हम अभी अभी आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं वही है पियाजे साहब। ठीक है, जो अभी आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करी उसी के बारे में बात हो रही है। बच्चे दुनिया के बारे में अपने समाज का सृजन करते हैं, उसका श्रेय को जाता है, किसको जाता है? कौन कहते हैं कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने खुद के समाज का सृजन करते हैं? उनको लगता है कि हमारी ये आसपास की पड़ोस की जो दुनिया है वो हमारी तरह है, हम जो कहेंगे वही होगा। तो ये पावलोव ने कहा है, कोहलबर्ग ने कहा है, स्किनर ने कहा है या पियाजे ने कहा है? तो 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पियाजे साहब ही कहते हैं, ये कहते हैं कि जब बच्चा 2 से 7 वर्ष यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है तो बच्चा जो है आत्म केंद्रित होता है। ठीक है, उसको लगता है कि जो मैं कहूँगा वही होना चाहिए। अगर मैं कहूँगा कि ये बनेगा तो मिठाई बनेगी तो मिठाई बनेगा, ये खिलौना चाहिए तो वही खिलौना आएगा, उसके हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। और ऐसा है भी, अगर छोटा बच्चा है घर में तो जो बच्चा कहता है उसके हिसाब से पूरा परिवार चलता है, कुछ समय के लिए ही लेकिन चलता है। तो इस पियाजे साहब ने इस पर चर्चा की है। आगे देखिए, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए, अगर बात कर ली जाए किस हिसाब से है तो पहले नंबर पे आपका संवेदी पेशी आ जाता है, उसके बाद आपका आ जाता है दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा आ जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर चौथा आ जाता है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आपको स्टेजेस मैंने बता दी हैं कि कितनी कितनी वर्ष में बांटे गए हैं। पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन का आरंभ कब शुरू हो जाता है वो बात हो जाती है। तो जो आरंभ हो जाता है वो तो नॉर्मली देखिए, कुछ प्रैक्टिस से जब आप हल करेंगे तो आपको लगेगा कि जो तर्क करने की क्षमता है वो अमूर्त संकल्पना के बारे में, तर्क जो दिखाई नहीं देता, जैसे ग्रेविटी दिखाई नहीं देती फिर भी हम पढ़ते हैं, है कि नहीं? तो उसके बारे में उसकी खोज किसने की आप जानते हैं, तो उनके बारे में हम किस प्रकार से कल्पना करें, है कि नहीं? अमूर्त चिंतन वो हो जाता है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन वास्तव में दिखाई नहीं देती लेकिन है। जैसे हवा को नहीं देखा जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है, तो ये जो है क्या, एक अमूर्त है। उसी तरह से अमूर्त संकल्पना जब बच्चा करने लगता है, तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है, तो कुछ प्रैक्टिस सेट आपको मूर्त संक्रियात्मक ही बताएंगे कि यहाँ पे जो है बच्चा जो है तार्किक चिंतन करना सही कर देता है जब बच्चा 7 से 11 वर्ष में होता है। लेकिन 19 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ बार डायट भी इन
क्रिएट करते हैं, और जहाँ पे बातें क्रिएट होती हैं वहाँ आपका सबका 1 नंबर पड़ता है। ठीक है, तो वो बात अलग हो गई। चलते हैं पियाजे की, वैसे पहला ऑप्शन सही होगा। पियाजे की अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला और बहुत ही, जिसको नहीं समझ में आता है उसके लिए बहुत ही इरिटेटिंग हो जाता है ये। प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन और स्कीमा। तो देखिए, पहले देख लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है ऑप्शन में, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। जैसे कि बच्चे को बताया गया है, बच्चे ने देखा है कि जो कौवा है, कोयल है, दोनों काले होते हैं और उसको लगता है कि ये दोनों एक ही पक्षी हैं। लेकिन जब तक बच्चे को नहीं पता चलेगा कि कोयल की आवाज़ मीठी होती है या और कौवे की जो है आवाज़ है वो अलग होती है कोयल से, बहुत भद्दी होती है, मोटी होती है, जब तक बच्चा आवाज़ नहीं सुनेगा तब तक डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो वो क्या है, वो अपने स्कीमा में पहले से बच्चे ने फिट कर लिया कि ये दोनों जो 2 कलर के दिख रहे हैं काले काले, वो एक ही पक्षी हैं। लेकिन बाई चांस फिर कभी अगर बच्चे ने अचानक से उन दोनों की आवाज़ एक साथ सुनी तो उन्हें डिफरेंस पता चल जाएगा और वो अपने में क्या कर लेंगे, चीज़ों को संशोधित कर लेंगे। वो कह लेंगे कि नहीं, ये जो ब्लैक कलर का है तो क्या हुआ, ये कोयल है, किसकी, क्योंकि इसकी आवाज़ क्या है, मधुर है, और ये जो है इसकी आवाज़ थोड़ी सी भद्दी है, अलग है। तो काले कलर का होने के बावजूद ये दोनों एक दूसरे से अलग है। तो वो बच्चा अपने स्कीमा में संशोधित कर लेगा, जो वो उसने समायोजित किया होगा वो क्या कर लेगा, उसमें संशोधित कर लेगा, उसको बदल लेगा कि क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है। 20वें के सही आंसर की बात कर ली जाए, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि हम बात किए हैं कि दूसरा ऑप्शन समायोजन, तो समायोजन को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं जैसे एकोमोडेशन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम, यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। बालक जो है अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन लाता है, ताकि वह जो पहले अपने वातावरण से सीखा था वो चीज़ों को संशोधित करके अपने में समायोजन कर ले। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, किसके द्वारा। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, धार्मिक व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो देखिए, कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जो निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव कीवर्ड और निगेटिव कीवर्ड को भी आप लिख लीजिएगा। कठोर निर्देश ऐसी नहीं कोई बात है कि जब कोई चीज़ हम सिखाएं तो कठोर निर्देश, कुछ रूल्स हैं जो आएंगे बच्चे को, आएंगे, नहीं आएंगे तो कुछ दूसरे तरीके से सिखाया जाएगा, लेकिन सिखाया जाएगा। और बच्चा अगर तत्पर है सीखने में, तत्परता का नियम जो थॉर्नडाइक साहब ने दिया है, तो बच्चा आसानी से चीज़ों को सीख लेगा। 21 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा टाइम होगा, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं हम लोग। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कार्य को महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। अनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक और सामाजिक। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया कि वो हमेशा जब सामाजिक की बात होगी तो वो ऑप्शन सही होगा, सामाजिक ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, जो जिसको आप नकार नहीं सकते किसी भी अवस्था में, वो है बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षक की आवश्यकता। तो 23 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जैसे जो शाब्दिक शिक्षक की आवश्यकता है, किस प्रकार से, किस विधि से चीज़ों को पढ़ाना है, किस प्रकार से बच्चों को, किस तरह के बच्चे को किस तरह से हैंडल करना है। ठीक है, 20 बच्चे हैं आपकी कक्षा में तो 20 अलग अलग प्रकार के होंगे, सोचने का तरीका, तर्क करने का, चिंतन करने का, सीखने का तरीका, कोई धीमी गति से सीखेगा, तेज गति से सीखेगा। तो उसके लिए शिक्षक को क्या करना है, अपने आप को, चीज़ों को, विधियों को सीखना है, खुद को बच्चों के हिसाब से ढालना है ताकि बच्चे आसानी से आपके साथ जुड़ सकें और उन्हें सीखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 23 के चौथे ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएंगे, ये इसको भी नहीं नकारते और ये सत्य है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या किसको कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है, कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है ना कि समान प्रतिमान, सभी संस्कृतियों में संबंध चरणों का सार्वभौमिक श्रृंखला, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो वो कहते हैं कि सामाजिक, और वो समाज में किस प्रकार से रिएक्ट करना है कोहलबर्ग जी वैसे बताते हैं। जैसे कि इन्होंने किस पर एक कहानी के माध्यम से
एक व्यक्ति है जिन पर इन्होंने नियम को प्रतिपादित किया है, वो व्यक्ति अगर आपको याद है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये कहते हैं सभी संस्कृतियों में जो संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला है जिसे नकारा नहीं जा सकता, और उन्हीं श्रृंखलाओं पे काम करके जो है बच्चा अपने आप को अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की श्रेणी में डालता है, या बहुत ही एडवांस हो जाता है। उससे जब बड़ा होता है बच्चा, चीज़ों को और अच्छे से गहराई से सोचने लगता है। इसके बारे में आगे बहुत सारी बातें हैं की जाएंगी। आगे देखिए, सॉरी इसके लिए स्पेस नहीं दिखा रहा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य का निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत करे? बच्चा जो है, जो भी कार्य दिया जाएगा वो किसी और की उसमें जो है भागीदारी नहीं रहेगी। बच्चा खुद स्वयं अकेले चीज़ों को हैंडल कर सकता है, सीख सकता है। उसको किसी और की, किसी अन्य किसी प्राणी या व्यक्ति, किसी वयस्क की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो किस चरण की तरफ संकेत कर रही है? औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्जन, पूर्व औपचारिक चरण 2 वैयक्तिक और विनिमय। देख लेते हैं ऑप्शन 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो 25 का सही आंसर है वो है आपका पहला। जब बच्चा क्या है, जब बच्चा सार्वभौमिक नीति शास्त्रीय सिद्धांत में हो, बच्चा स्वयं द्वारा चयनित सिद्धांत पर चले। जैसे बच्चे को ये पता चल गया है कि अब हमें ये नहीं पूछना है कि हमें आगे क्या पढ़ना है, हमें आगे क्या बनना है। बच्चे को पता है कि मुझे ये पढ़ना है और मुझे ये बनना है। बच्चे अब किसी से नहीं सीखेंगे और उसे किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, ताकि वो किसी से अपने आप को या चीज़ों को समझने की कोशिश करे। बच्चे को खुद पता है। तो ये औपचारिक चरण है चौथा। ठीक है, कानून और व्यवस्था उसके हिसाब से नहीं, वो कानून और व्यवस्था जो है अपने हिसाब से चीज़ों को बनाएगा। और इसमें थोड़े से क्या है, कहा जाता है कि इसको लौकिक स्तर, जैसे दूसरे ऑप्शन का चौथा है ये। ठीक है, कानून तथा व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक नियमों का इसमें क्या होता है, बच्चा पालन करता है और स्वयं के कर्तव्यों का भी क्या करता है, पालन करता है। समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उन्हीं पर ये लागू होता है। पर औपचारिक चरण यानी कि पांचवा सामाजिक संविदा। पांचवा सामाजिक संविदा अभिविन्यास संपूर्ण समाज के द्वारा जो स्वीकृति मिलेगी उसे ही बच्चा करेगा। जैसे नियम ठोस नहीं होते, नियम में परिवर्तन हो सकता है। बच्चे को पता है कि अगर मैं कोई प्रॉब्लम्स कर रहा हूँ तो इसमें भी सुधार हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं, इन पर डिटेल में बात की जाएगी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1, स्तर 2। तो देखिए, स्तर की बात सीधे किया है, यहाँ पे चरण की बात नहीं हो रही है। तो 26 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वो है पहला, जिसमें बच्चा क्या है, सजा या आज्ञा पालन का भी विन्यास होता है, जिसमें कार्य उचित या अनुचित नहीं होता, बस इसलिए करना है क्योंकि पापा के जो डांट का डर है वो न हो। ठीक है ना, बस वो कार्य उचित है या अनुचित है उसमें बच्चे का कोई नैतिकता अनुपस्थित होती है। काम जो किया जा रहा है वो ठीक है या नहीं ठीक है, सही है या गलत है, उससे कोई मतलब नहीं। बस जो हम कर रहे हैं उससे हम उससे बच जाएं, हमें उससे घर में डांट न पड़े। बच्चे का जो ये है, जिसको हम कहते हैं सजा या आज्ञा पालन का अभिविन्यास। नियम दूसरे के द्वारा बनाए जाते हैं और पालन जो है वो बच्चा करता है। आगे देखते हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं। तो देखिए, 27 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो पहला ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा। जब पूर्व परंपरागत स्तर की बात होगी, पूर्व लौकिक स्तर जिसको आप कहेंगे, उसकी बात की जाएगी तो इसमें क्या होगा, सजा या आज्ञा पालन का अभिविन्यास होगा। इसमें क्या होगा कि अगर कोई काम व्यक्ति कर रहा है तो उसमें कोई नैतिक निर्णय ले रहा है या कोई भी काम अगर कर रहा है तो उसमें संभावित दंड होगा कि इसकी वजह से हमें पिटाई न मिले या डांट न मिले। आगे देखते हैं, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन, आत्मसातीकरण, समायोजन, अहम केंद्रितता। 28 के सही आंसर की पहले इनकी इंग्लिश वर्जन को देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो है कहाँ गया, हाँ, तो अनुकूलन जो है आपका, इसकी बात कर ली जाए तो अनुकूलन पियाजे जी कहते हैं। अनुकूलन किसे, पियाजे जी ही जो इन्होंने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कही है यहाँ पे।
उसी से संबंधित है। ये थोड़ा सा अलग पक्ष है कि बच्चा सीखता किस प्रकार से अपने एनवायरनमेंट से। तो अनुकूलन वो कहते हैं कि वातावरण के साथ बच्चा क्या कर लेता है, समायोजन कर लेता है, जो अनुकूलन कहलाता है। आत्मसातीकरण जिसे एसिमिलेशन आप कहते हैं, ठीक है, एसिमिलेशन आप कहते हैं। समायोजन जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके, एकोमोडेशन जो है। और आपका अहम केंद्रितता, आप जानते हैं अहम केंद्रितता क्या है। बच्चा खुद को सेंटर में रख के चीज़ों को सीखता है, जिसके बारे में अभी हम लोग बात किए थे दूसरे क्वेश्चन में। तो 28 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो हम लोग इस पर बात कर चुके हैं कि अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम में है, बच्चे को लग रहा है कि हाँ अब डिफरेंस, बच्चे को पता चल गया कि जो कोयल है और कौवा है वो काले हैं, लेकिन इनमें आवाज़ की वजह से डिफरेंस है, तो वो समायोजन कर लेगा, अपने स्कीमा में बदलाव कर लेगा। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है अमूर्त चिंतन की योग्यता, अभिकल्पनात्मक लक्ष्य, यही वो क्वेश्चन है जो अभी हम लोग किए थे। लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, तो नस्तिस का सही ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। वहाँ पे भी लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता ही सही था, उस पर डिटेल में हम लोग बात किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होगा। औपचारिक संक्रियात्मक वाला बच्चा अनुकरण, प्रारंभ और कल्पना परक खेल होगा। शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम होगा। पूर्व संक्रियात्मक वाला बच्चा निगमनात्मक सोच रखेगा, निगमनात्मक विचार कर पाएगा, ठीक है। तो तीसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो मूर्त संक्रियात्मक वाला बच्चा होगा साधारण और वर्गीकरण करने के योग्य हो जाएगा, जो पियाजे जी ने दी है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। आई होप आप चीज़ों को पसंद किए होंगे। जो वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।